इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। ये चैप्टर 5 का दूसरा भाग है। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया और उसके बाद से फिर से विद्रोह शुरू हो गया। और ये चैप्टर 5 है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। ठीक है। और बगल में एक फोटो दिखा देता हूँ, चित्र जो नाना साहब का है। ठीक है, ये देखो, ये नाना साहब का चित्र है। और ये चित्र है आपको, जैसे जैसे विद्रोह फैला छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। और ये विद्रोह हुआ था जिसमें अंग्रेज अफसरों को मारा जा रहा है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देख देखी में कस्बे और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियों के पीछे, जितने भी वहां पर मुखिया थे, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। क्या थे? अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे, एकदम कुंफू पांडा जैसे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्ता पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिक को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तख्त गवर्नर है। बहादुर शाह जफर के तख्त गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया था। और कहां पे नया? लखनऊ में इनको घोषित कर दिया गया। बिरजिस कंद्र को लखनऊ में घोषित कर दिया गया नवाब। और ये जाकर दिल्ली में बादशाह बहादुर शाह जफर के गवर्नर, मतलब उनके सलाहकार बन गए। जाकर गवर्नर मतलब क्या? एक तरह समझो कोई राजा है तो ये प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है। जब जनता बगावत करती है, बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बेगम हजरत महल जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और हमेशा विद्रोहियों का साथ दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, वहां पर कौन थे? तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवनति बाई लोधी, और वहां के राजगढ़ के राजी थी, मतलब रानी थी अवनति बाई लोधी, ने 4000 सिपाहियों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ब्रिटिश सरकार उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए इन लोग भी विद्रोह शुरू कर दिए। कौन कौन? तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और वहां के बेगम हजरत, और नीचे दिए गए हैं एक नाम अवनति बाई लोधी। ये सभी, इसमें से तो 3 तो औरत ही हैं और एक
तात्या टोपे और नाना साहब 2 लोग हैं, तो 3 और 2 5 लोग विद्रोह उस समय बहुत ज्यादा किए थे। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। और ये है रानी लक्ष्मीबाई का फोटो, चित्र है जो आप 9 पार्ट में देख रहे हैं, चित्र 9। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इसे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोहियों में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत स्थिति थी। अवध में क्या था? चौतरफा बगावत, चारों तरफ बगावत थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेज दिया, मतलब चिट्ठी भेज दिया, लेटर भेज दिया, ठीक है। उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। हमारे जो सिपाही हैं वो विद्रोहियों के लगातार आक्रमण से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है और हर गांव खिलाफ था। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं और जितने जमींदार हैं वो भी खिलाफ खड़े हुए थे। इन दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी, वहां के मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। और अहमदुल्ला शाह ने जो भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, यही सोचकर लोग चुपचाप बैठ गए और फिर से गुलाम बन गए। कोशिश करते तो उसी समय आजाद हो जाते। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी धारा पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बहुत ज्यादा तादाद में धर्म योद्धा इकट्ठा हुए थे। और नीचे का चित्र देखो, ये वीर कुंवर सिंह है। कौन है? वीर कुंवर सिंह। देखो कितने हट्ठे कट्ठे हैं, मार दे तो एक बार में इंसान का मुंडी हिला देगा, हिला कर देगा, धड़ से अलग कर देगा। बरेली के सिपाही बखत खान, कौन थे सिपाही? बखत खान, यहां पर बख्त खान इसको पढ़ेंगे। बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया, मतलब दिल्ली की ओर चल दिए। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, बिहार के कौन जमींदार थे? जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ने के इस युद्ध में हिस्सा लेने लगे। तमाम इलाकों को जो नेता थे, लड़ाके थे, जो इस युद्ध में हिस्सा लेने लगे। ये चित्र देखो नीचे दिया गया है, चित्र 11। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले दाएं और बाएं पर कब्जा किया हुआ था। सलीमगढ़ किला और लाल किले के दाएं तरफ दोनों पर हमला कर दिया। ये चित्र देखो, पहले ऐसे ही तोप चलता था, यो डुम डुम ये मारता था और जाकर बहुतों का सफाया करके आता था। एक का नहीं करेगा, बहुतों का करके रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये चित्र बता दो। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई और बहुत सारे जो अंग्रेजों के सेना थे, अंग्रेजी सेना,
उन्हें दिल्ली की भारी किलाबंदी को तोड़ने में बहुत मुश्किल हुआ। सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और उनकी ताकत 7 मील लंबी थी। और उनकी कतार कितनी बड़ी थी? 7 मील। ये देखो, ये सब हथियार जा रहे हैं अंग्रेजों को देने के लिए। कंपनी का पलटवार। अब फिर कंपनी पलटवार करेगी विद्रोहियों पे। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अंग्रेज क्यों हिम्मत छोड़ेंगे भाई? दूसरे के देश पर कब्जा ही करना है तो करेंगे पूरे तरीके से। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहों को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। और जहां भी विद्रोह ज्यादा होता था वहां पर इन लोगों ने धावा बोल दिया। कौन? अंग्रेजों ने। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उम्र कैद की सजा उन्हें दी गई। उनके बेटों को, उनके जो जितने भी बेटे थे, उनकी आंखों के, मतलब बहादुर शाह जफर के आंखों के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बहादुर शाह और उनके पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। और जो उनकी बेगम थी, बेगम जिन्नत महल, उनको भी जेल में भेज दिया गया था, रंगून जेल में। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और उनकी शहादत, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखते हैं दिल्ली का, देखेंगे। अगर आपको यार तुम सबको बोर क्यों लग रहा है? मैं थोड़ा बोरिंग करके पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं ना। तो फिर बोर लगने का कारण, बोरिंग होने का कारण क्या है? और बोरिंग नहीं लग रहा है कमेंट करो कि सर आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, और पूरे 2 साल तक अंग्रेज लड़ाई लड़े थे। और इधर बगल में एक चित्र दिया गया है, चित्र 13, तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट। और ये डाक टिकट निकलता था तात्या टोपे के चित्र से। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। लखनऊ भी उन लोगों ने कब्जे में ले लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो जाने के बाद और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवनति बाई लोधी के साथ हुआ। उन्हें धोखे से मारा गया था। खेरी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। वैसे ही एक मैंने पीछे पढ़ाया है भारत की खोज, उसमें भी रानी चिन्नाबाई ही है जिनकी मृत्यु उनके ही सेनापति, उनके ही रिलेशन के लोग कर दिए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। और तात्या टोपे छापामार युद्ध करते थे। अचानक से आएंगे, मारेंगे, अचानक से गायब। जैसे में आज का एनएसजी कमांडो है और पैरा कमांडो है, ब्लैक कमांडो है। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलता से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की
हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी। मतलब जिस तरह अंग्रेज हारते गए तो विद्रोहियों को ताकत मिली, जैसे विद्रोही हारते गए वैसे अंग्रेजों को ताकत मिलती गई। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश किया कि लोगों का विश्वास हम जीत लें, लेकिन उन्होंने वफादार, चित्र देख लो, ये अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट, वहां पर जो कश्मीरी गेट था, गेट को बारूद से उड़ा देते हैं और बारूद से कश्मीरी गेट को उड़ा देते हैं और घुस जाते हैं अंदर। यहां पर क्या था, उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्होंने आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीनों पर उनके परंपरागत तरीके अधिकार बने रहेंगे और जो उनका जमीन था उस पे उसी का अधिकार रहेगा जिसका है। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बने रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों और नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और ऐसे सैकड़ों सिपाही, सैकड़ों विरोधी और सैकड़ों नहीं, हजारों विद्रोहियों को फांसी पर चढ़ाया गया और सैकड़ों नवाबों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। विद्रोह के बाद के साल, और विद्रोह के बाद के साल कैसा बीता। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीति के सहारे शासन नहीं चला सकते थे और जो पहले की उनकी जो नीतियां थी उसके सहारे तो अब सत्ता नहीं चलने वाले थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वे निम्नलिखित हैं। देखते हैं क्या क्या बदलाव किए थे। और इसमें तो पहला ही दिख रहा है ना, चलो पहला ही पूरा सिलेक्ट कर लेता हूं। 1 नंबर, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नई कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रालय ने एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया। उसे भारत के शासन से संविधान मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे क्या किया गया, फिर से बताऊं। ब्रिटिश संसद को 1858 में एक नया कानून पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हाथ में सौंप दिया गया और जितने भी भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था वो सब ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से एक को भारतीय मंत्री का रूप नियुक्त किया गया। भारतीय मंत्री के रूप में उसे यहाँ पर बैठा दिया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। आज भी इंडिया काउंसिल होता है। पहले उसके गवर्नर जनरल होते थे, आज राष्ट्रपति उसको देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया और यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उसे वायसराय का ओहदा दिया गया। ठीक, इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। मतलब इंग्लैंड के राजा रानी के अंदर में ही
ये हिंदुस्तान भारत रहेगा। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली और अंग्रेज सरकार जो थी भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे सीधे अपने हाथों में ले ली थी। 2 नंबर, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्रीय पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों या यहाँ तक कि दत्त पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। मतलब चाचा मामा काका गोद लिया हुआ किसी के पुत्र को आप अपना सिंहासन और अपना ये अधिकार सौंप सकते हो, अपना रियासत सौंप सकते हो। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ले, राजा स्वीकार कर ले। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तुम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में ही, अंदर में ही रहकर अपना शासन चलाओगे। इस तरह का प्रस्ताव लागू हुआ। 3 नंबर, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाए। अब गोरखा सिपाही नेपाल से, असम से और सिख पंजाब से, लाहौर से, वहां से लाहौर, पंजाब तो बहुत बड़ा एरिया है, लाहौर, कश्मीर से सारे मतलब सारे इलाकों, उधर के ही इलाकों से सिपाही को भर्ती किया जाए। चौथा, मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर कब्जे की गई और बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी मुसलमानों की संपत्ति। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाता था और उन्हें हमेशा संदेह और शत्रुता के भाव से ही देखते थे। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, ऐसा अंग्रेजों को लगता है। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। और हमारे रीति रिवाज का सम्मान करो भाई, लोग तो चाहबे करेंगे तुम ही करो, सत्ता तुम ही चलाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई सोचने वोचने का दिक्कत ही नहीं है कि कैसे क्या करना है। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायी देने के लिए अस्तित्व बहुत सारे नीति बनाए गए थे, क्योंकि उनके जमीनों को अस्थायी करेंगे तब तो अपना समाज बढ़ा सकेंगे, अपना खेती बढ़ा सकेंगे, अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे, तबे तो कर वसूली होगी, तबे तो हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हो गया। क्या हुआ? नया चरण शुरू हो गया। जैसे मैं देखो इसमें दे रहा है विद्रोह के मुख्य केंद्र और विद्रोह के अन्य केंद्र। ये सब विद्रोह के मुख्य केंद्र और अन्य केंद्र थे। ठीक है, उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र थे। खुर्दा संग्राम और एक केस स्टडी वहां पर हुआ। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार के एक घटना सन 1917 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इसी बात का विचार करना भी शिक्षा प्रदान होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी के शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल
उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव जो थे स्व अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और फिर उन्हें प्रशासन की उत्तरदायित्व सौंपा गया और पूर्व के दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। और इस पूर्व के लोगों के दबाव में आने के कारण मराठों को ये सब सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मदों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। फिर परिणामतः ओडिशा के बहुत सारे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठों के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकार को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से भी स्थापित होना पड़ा और अपने पद को छोड़ना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। संतावना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का मात्र 1/10 था। मतलब उनके पूरे संपत्ति का 10% ही उनको दिया गया था बस। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देख रेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी ओडिशा शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सहस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राजा के पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग जो बहुत ज्यादा राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्राम के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1870 के बीच में खुर्दा से बहुत बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की गई। यहाँ की प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई। जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ आता था, बारिश बरसने से पानी लग जाता था, उसमें सहानुभूति नहीं दी गई, आपदाएं नहीं बताई गई थी। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं, कोई दयालुपन नहीं, सब सारे कठोर ही थे वहां पे। ओडिशा में ऐसे आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया जाता था
और जो बंगाल में सट्टेबाजी करते थे उसको ये सब जमीन बेच दिया जाता था। खुर्दा के बी स्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमर राय, जिन्होंने लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे और अपने जमींदारी से बेदखल हुए जमींदारों में से वो एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ वहां से जुड़ गई थी कि वे थी क। उसके वजह से कौन सी समस्या जुड़ी उनके साथ? क है, मैं फिर से इसको थोड़ा ज्यादा बोल्ड कर दूं। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। ख है, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना। तीसरा है, खाद्य सामग्री की कीमतों में वहां पर जो क्या होता था, अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और घ है, स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के वहां पर जितने भी अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सहस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मई 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने से भी एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा के केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। खुर्दा केंद्र था, इसलिए ये घटना अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रतापित किया गया। एक कर मत दो। एक था उसमें से कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे। अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों मतलब विरोधियों और कंध जनजातियों के योद्धाओं के अगवाही का पुरी को कब्जे में ले लिया। अगवाही किया और पुरी को कब्जे में ले लिया। पुरी नगर को अपने कब्जे में ले लिया। मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया था। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ क्या है भाई?
मार्शल लॉ लागू किया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बख्शी ने अपने गरीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया और जितने भी बीच का माध्यम था उसको काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा और दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरी क्षेत्र में मुक्त करने के लिए भेजा तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की गई थी। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में जले गए, मतलब उनको आग लगा दिया गया जंगलों में। अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 की खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में किया था। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुंजक के राजा जैसे सहयोगी और मदद से ऐसे सहयोगियों की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण जो उनके सामने निष्ठा थी, संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और देखभाल और बेदखल जमींदारों को, जितने भी जमींदार थे वहां पे, बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई थी और जितने भी बेदखल जमींदार थे उनको जमीन लौटा दी गई। दिगंत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने के लिए भेज दिया गया। 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देख रेख का दायित्व भी सौंपा गया था और भव्य मंदिर जगन्नाथ मंदिर का दायित्व जिसे मिल गया उसे तो पूरी तरह से भगवान का समर्थन ही मिल गया। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर का आंकना होगा और केवल पाई विद्रोह कहें ये तो सही आंकना नहीं हुआ, ये बराबरी सही नहीं था। ठीक है। इसके बाद से परम शांति के एक सर्ववर्गिक साम्राज्य के खातिर, इसको भी बता दूं, इसको आप पढ़ लेना खुद से कि बता दूं, कमेंट कर देना, मैं इसको बना कर दे दूंगा। चलो बता ही देता हूं। परम शांति के एक सर्ववर्गिक साम्राज्य की खातिर जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 में मध्य में जाकर खत्म हुआ। हंग जिंकुआंग ने नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के सर्ववर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी।
इसी विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग जिकुआन ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह क्या बन गए थे। यहां से थोड़ा इसको बोल्ड कर लूं पहले मैं। वह कन्फ्यूशियवाद और बुद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्म के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाता होगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, जहां संपत्ति वर्गों और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन तथा जुए, वेश्यावृत्ति और गुलामी पर पाबंदी नहीं होगी। ऐसे जगहों की तलाश की गई। मिला कि नहीं मिला, पढ़ते हैं आगे। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफी मदद दी। यहां पर यह खत्म होता है। फिर से याद करें, ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बता देता हूं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। दूसरा है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तीसरा, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों एतराज था। चौथा क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो जेल में बिताए थे। आइए विचार करें अब। 5 नंबर, मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे। 6 नंबर, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज्य परिवारों पर क्या असर पड़ा। 7 नंबर, अवध के बागी भूस्वामियों से संपर्क जो उनके समर्पण में आते थे, समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। अवध के बागियों को समर्पण करवाने के लिए क्या किया, इसके बारे में लिखना है। 8 नंबर, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी। मेरे मिस्टेक को मत सीखो, मेरे सिखाए गए गुणों को सीखो। कभी भी मेरे अवगुणों को मत सीखना। जो हमारे मिस्टेक है उसे कभी मत सीखना। उसे कमेंट में बताना कि सर आपने यहाँ पर मिस्टेक किया था और आपने क्या बोला है। ठीक, आइए करके देखें। 9 नंबर, पता लगाएं कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियां और गीत याद है। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती हैं। 10 नंबर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं। और ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये खत्म हुआ, ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलते हैं पार्ट 6 में, अगला पार्ट। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।